जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज से हम लोगों का एक नए अध्याय की ओर, नए चैप्टर्स की ओर जा रहे हैं। आज से हम लोगों का शुरू हो रहा है वर्णमाला। यह वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में 12th में हर जगह पूछा जाता है, कंपटीशन में भी। आज जो हम लोग ये वर्णमाला पे चर्चा करेंगे, बिल्कुल डिटेल और डीप में चर्चा करने जा रहे हैं। 2027 के लिए जो है ना, एग्जाम देने के लिए सोचे हैं, तो उसके लिए आप बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं। आप कॉपी कलम निकाल करके सामने बैठ जाइए और बारीकी से देखिए। एक एक चीज आपको एक एक बात समझ में आएगा, नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में ये पहला देख लीजिए अ, है ना। वर्णमाला अ आपको पता होगा, जो वर्णमाला शुरू कहाँ से होता है? अ से, है ना। ज्ञ तक जाता है। हिंदी वर्णमाला ध्वनि के शब्द तक, ध्वनि से हम लोग शब्द तक की बातें इसमें करेंगे। संपूर्ण व्याकरणों का चर्चा, वर्णमाला, फिर विराम चिन्ह, वर्तनी, संधि, एक एक चैप्टर को हम लोग अब डिटेल में लेकर के आएंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। ये पहला लेक्चर आज से हम लोग का शुरू हो रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला में वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होता है। वर्ण या ध्वनि, सबसे पहले देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज उच्चारित करते हैं, है ना, कोई भी चीज क्या करते हैं? उच्चारित करते हैं, तो वो क्या है? ध्वनि है। जब उनका कोई आकार दे देते हैं तो वह क्या कहला जाता है? और वर्ण कहला जाता है। ध्वनि क्या है? आपका मौखिक रूप है। ध्वनि क्या है? आपका मौखिक रूप है। और वर्ण क्या है? आपका लिखित रूप है। तो यह ध्वनि और वर्ण में डिफरेंट याद रखिएगा। ध्वनि जो है वह आपके गले से जो निकल रहा है, ये ध्वनियां है, ये मौखिक रूप है। और जब इनको हम लोग रिटन फॉर्म में लिख देते हैं कॉपी पर, तो लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि आपका मौखिक रूप है, वर्ण आपका क्या है? लिखित रूप है। यह भाषा का अणु है। अणु आप समझते होंगे, जो सबसे छोटी इकाई होता है उसी को अणु बोलते हैं। जो भाषा हम लोगों का है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि, लिखित रूप वर्ण है आपका। ध्यान दीजिएगा इन डायग्रामों पर। वर्ण जैसे कि हम लोग अगर उच्चारण करें, एक क का उच्चारण अगर हम अपने अंदर से निकालें, उच्चारण क्या? क। तो क जो होता है, क दो चीज से मिलकर बनाता है। क हलंत और अ से मिलकर बना होता है। क हलंत आपका शुद्ध व्यंजन हुआ। यह हलंत लगने से यह शुद्ध व्यंजन हुआ, ये क, है ना। इससे और क्या है? अलग है। ये दोनों मिलकर ये पूरा जो हम लोग क लिखते हैं ना, ये दोनों मिल करके होता है क। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर या वर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा इन बातों को। जो क ख लिखते हैं यह हमारा अक्षर है, वर्ण है, यह व्यंजन नहीं। व्यंजन कब होता है मित्रों? व्यंजन होता है जब उसमें हलंत लगता है। जब नीचा में क्या लग जाए? हलंत लग जाए, तब वह व्यंजन होता है। इसका डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि जो स्वर की सहायता से बोला जाए, यानी शुद्ध हो, जिसके नीचे हलंत हो, जो उच्चारण ना हो सके, जो स्वर का सहायता ले उच्चारण करने में, वह क्या है? व्यंजन है। और जो सहायता दे वह स्वर है। यह क्या है? व्यंजन है। व्यंजन को हम लोग वर्ण भी बोल सकते हैं। यह स्वर है, स्वर्ण को भी वर्ण बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इनको अक्षर नहीं कह सकते। हम किसी भी स्वर को अक्षर नहीं कह सकते। किसी भी स्वरों को हम लोग अक्षर नहीं बोल सकते हैं। याद रखिएगा इन बातों को। क्या है? क को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क को हम लोग अक्षर कह सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? क को हम लोग वर्ण बोल सकते हैं। लेकिन इस क को हम लोग
क्या नहीं कह सकते हैं, व्यंजन नहीं कह सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि यह दो गो से मिलके बना है, क हलंत और अ से मिलकर बना है। यह क हलंत को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोल सकते हैं। इसको हम लोग अक्षर नहीं कहते हैं, इसको हम लोग अक्षर नहीं कह सकते हैं, है ना। ये क्या है आपका, यह स्वर है, आपका स्वर हो गया, है ना। इसको हम लोग वर्ण भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग अक्षर नहीं बोल सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा आप, है ना। चलिए, तो इन पर आप ध्यान रखिए। अक्षर में स्वर मिला होता है, जबकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, वही आपका क्या है, और वर्ण है। चलिए, वर्णों के विभाजन पे चर्चा करते हैं। वर्ण का विभाजन देखिएगा, यह मुख्य रूप से तो दो ही है, एक स्वर है, दूसरा क्या है, व्यंजन है। एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्वर बोलते हैं जो व्यंजन का मदद करे, जो व्यंजन का क्या करे, मदद करे। मदद करने वाले आदमी को क्या बोला जाता है, मतलब स्वर कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, स्वर कह सकते हैं। और जो मदद ले उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, है ना। और यह आयोगवा जो है, ये दोनों के बीच का है, स्वर और व्यंजन के बीच का है। बीच का कहने का मतलब है, यह कभी स्वर के जैसा काम करता है तो कभी व्यंजन के जैसा काम करता है। कौन, आयोगवा, बड़ा खतरनाक है ये आयोगवा। बीच का करी कहलाता है, इस वजह से। करी मतलब समझ रहे ना, जो जोड़ के रखता है। करी क्या काम करता है, जोड़ के रखने का। करी का काम क्या है, जोड़ के रखने का। तो आयोगवा भी यही करता है, स्वर और व्यंजन, ये दोनों को क्या करके रखता है, जोड़ करके रखता है। आप संख्या याद रखिएगा, संख्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आपको पूछेगा स्वर की संख्या कितनी होती है। अगर सिंपल स्वर की संख्या बोला जाए तो आप जवाब दीजिएगा 11। कितना जवाब देना है, 11, है ना। या ऐसे बोले मूलतः स्वर कितने हैं या सामान्यतः स्वर कितने हैं, तो 11 है संख्या में। कौन कौन है, आ ई उ री औ, है ना। ये आपका है मूलतः 11 स्वर है। कुल स्वर देखिएगा तो आपका क्या हो गए, 13 हो जाते हैं, जिसमें कौन जुड़ते हैं, यही अन और अ। ये जो अन और अ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अन अ, ये इसमें ऐड हो जाते हैं दो में, तब आपका कुल स्वर बनके आते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या है, स्वर कहलाता है। शॉर्ट में परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र हो, जो क्या हो, स्वतंत्र। आप अ का उच्चारण करके देखिए, किसी का सहायता लेता है, नहीं लेता है। ई स्वतः बोला जाता है, किसी का सहायता नहीं लेता है। तो जो किसी का सहायता ना ले, आत्मनिर्भर जो हो, जो क्या हो, आत्मनिर्भर हो, वह कौन है, स्वर है। आत्मनिर्भर कौन है, स्वर है। व्यंजन, व्यंजन की अगर संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा, व्यंजन की संख्या 39 होती है। व्यंजन की संख्या कितने होती है, 39 होती है। जो स्वर के सहायता से बोले जाते हो, जो स्वर की सहायता, जो स्वर का मदद ले, जो स्वर का क्या ले, मदद ले। आप उच्चारण करके देखिए, च बोल के देखिए, च। जैसे च बोलिएगा तो च के लास्ट में आपका क्या लग जाता है, अ लग जाता है। बिना अ को लगाए आप च का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बिना अ को लगाए च का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वही क्या है, आपका व्यंजन है ना। स्वर और व्यंजन के बीच का कड़ी याद रखिएगा। आयोगवा ऑब्जेक्ट में पूछेगा कि स्वर और व्यंजन के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है, आयोगवा को कहा जाता है।
अब हम लोग आते हैं स्वर और उनकी मात्राएं पर। मित्रों, जितने स्वर हैं, जो कुल 11 स्वर है, ये सब का कुछ मात्राएं होती है। जब वह व्यंजन के साथ लगती है तो वह अपने रूप में नहीं लगती है, अपना रूप वह बदल लेती है। अपना रूप को क्या कर लेती है? बदल लेती है। तो वह बदले हुए रूप को हम लोग मात्रा कहते हैं। बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे ये अ, आ, ई है ना, रे, उ, ए, औ, ये सारे जो है आपका स्वर, ये सब की रूप होते हैं जब व्यंजन के साथ लगते हैं। जैसे अ का तो कोई मात्रा नहीं होता, कोई रूप इनका नहीं होता, लेकिन आ का होता है आकर। अगर हम आ किसी के साथ लगाएंगे तो आकर होगा। जैसे याद देखिए का में क्या है? का बोल रहे हैं, लेकिन क में क्या लगा है? यहाँ पे आकर लगा हुआ है। यह क्या है? मात्रा है। यह क्या है? मात्रा है ना। यहाँ पे देखिए ई, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? ई है ना। ये आपका हो गया ई, इधर से कब हो गया ई, और उधर से घुमा तो बड़ी वाली ई, तो ई, तो यहाँ पे देखिए की है ना। तो यहाँ पे का के साथ इधर से हर सही लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं स्वर। तो याद रखिएगा, स्वर कभी भी व्यंजन के साथ अपने वास्तविक रूप में नहीं आता है, वह हमेशा मात्रा के रूप में आता है। स्वर कभी भी व्यंजन के साथ वास्तविक रूप में नहीं आता है, वह किस रूप में आता है? मात्रा के रूप में आता है। आप इनके देख सकते हैं, ये सारी मात्राएं होती है। आपको पता होगा, बचपन में याद किए होंगे, आकार, अर्शिका, दीर्घिका, अर्शुका, ध्रुवकार, रीकार, एकार, एकार, है ना। ये सारा आपका क्या है? मात्रा है। व्यंजनों के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आ जाता है उसी को हम लोग मात्रा कहते हैं। इनको याद रख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। स्वरों का क्या करेंगे? वर्गीकरण, इनका बंटवारा है ना। इनको कई आधारों पे हम लोग बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, काल के आधार पे, और भी देखेंगे जीव के प्रयोग के आधार पे, होठों की स्थिति के आधार पे, है ना, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पे, कई आधार पे इसे बांटा जाता है। हम लोग का जो ये बाल व्याकरण जो बचपन में पढ़े होंगे उसमें तो यही 1 या 2 आधार पे बांटा हुआ रहता है, उच्चारण काल के आधार पे रहता है ना। हम लोग चर्चा इसमें 5 आधारों पर करेंगे जो एग्जाम में 12th में भी पूछते हैं। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पे। पहले स्वरों का प्रकार किस आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। याद रखिएगा मित्रों, उत्पत्ति के आधार पे यह 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल स्वर होता है और दूसरा होता है संधि स्वर। एक मूल स्वर होते हैं, दूसरा होते हैं संधि स्वर। याद रखिएगा, पहला क्या है? मूल स्वर, दूसरा क्या है? संधि स्वर। यह मूल स्वर याद रखिएगा, इनकी संख्या कितने हैं? 4 है मात्र। इनकी संख्या कितने हैं? 4 है। अ, ई, उ, री। याद रखिएगा, मूल स्वर की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, मूल स्वर की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। इसके बाद बाकी जो स्वर आप जान रहे हैं वो सारे के सारे स्वर आपके संधि स्वर है। वो सारे के स्वर आपका क्या है? संधि स्वर है, जो मूल स्वरों के मिलने से ही बना है। जो मूल स्वरों के मिलने से ही बना। कैसे मिला है? देख लीजिए, यहाँ पे अ और अ, ये भी मूल स्वर है। आप देख लीजिए, क्या है? मूल स्वर है। अ, 2 ठो अ मिल गया, निर्माण किसका हो गया? आ का हो गया। 2 ई मिलने से बड़ी ई होती है, या आ प्लस ई मिलने से ए होता है ना। 2 ई मिलने से आप क्या आएगा? बड़ी वाली ई। इस तरह से ये सारे जो है ना आ, ए, ई, और उसका औ, ये सब जो स्वर है ना, ये सब स्वर आपका संधि स्वर है। संधि स्वर जो मूल स्वर से मिलकर बने, याद रखिएगा।
अगर इनका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, आपको इनका पीडीएफ दे देंगे जहां एक एक बात का परिभाषा, एक एक चीज लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको सभी समय पर हर एक लेक्चर आपको मिलते रहे। अगर वीडियोज आपको समझ में आ रहा है, क्लास आपको अच्छा लग रहा है, सुनने में समझने में बढ़िया हो रहा है, अगर सही से समझ पा रहे हैं तो लाइक अवश्य करें, इसका कोई खर्चा नहीं पड़ता है। सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गए मूल स्वर। मूल स्वर के मिलने से कौन से निर्माण होते हैं? संधि स्वर के निर्माण होते हैं। चलिए, उच्चारण काल के आधार पे हम लोग चर्चा करेंगे। किसके आधार पे? उच्चारण काल के आधार पे। याद रखिएगा मित्रों, उच्चारण काल के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पे यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। यह 3 प्रकार के कौन कौन है? यह 3 प्रकार आपका हो गए। सबसे पहले आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, जो आप क्लास में याद किए होंगे 5, 6, 7 के क्लास करने में आप याद किए होंगे कि स्वर कितने, उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर आपका हो गए अ, ई, उ, री। जो आपका मूल स्वर है ना, वही आपका ह्रस्व स्वर भी है, इसीलिए मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है लघु स्वर। कौन सा स्वर? लघु स्वर। याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोला जाता है। यह जो कम समय लेता है उच्चारण करने में, वही हुआ ह्रस्व। या ऐसे बोल सकते हैं जिसमें एक मात्रा का मात्र समय लगेगा, अ, ई, उ, री, है ना? एक मात्रा का मात्र समय लगेगा, वो क्या है? आपका ह्रस्व स्वर है। ओके। दीर्घ स्वर यानी ह्रस्व स्वर से जिसमें दुगुना समय लग जाए। ह्रस्व स्वर से कितना समय लगे? 2 गुना समय लगे। या ऐसे बोल सकते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लग जाए। जिसमें कितने मात्रा का समय लग जाए? 2 मात्रा का समय लग जाए, उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर, है ना? आ, ई, उ, औ, ठीक ना? ये सब क्या है? 2 गुना लगने वाला है। यानी जो आपका जो है ना एक मात्रा वाला ह्रस्व स्वर के बाद बाकी जो स्वर है सबका सर आपका दीर्घ स्वर है। और यही दीर्घ स्वर आप संधि स्वर में भी पढ़े हैं, वही संधि स्वर दीर्घ स्वर भी है। यानी आप संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है, आप कमेंट करके बतलाइए जरा सा, इसका और क्या नाम है वो कमेंट में आप बतलाइए। तो 2 गुना समय लगते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ना 3 मात्रा का जिसमें समय लगते हैं, या 3 गुना समय लगते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 3 मात्रा, यानी जिसको प्रयोग जो है ना वैसा वाला दीर्घ जो हम लोग उच्चारण काल में जब प्रयोग में ला ले, उच्चारण करें यानी किसी को गरजने, पुकारने, चिल्लाने के वक्त जो हम लोग स्वर का प्रयोग करते हैं ना, उन्हीं स्वर को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्लुत स्वर हमेशा 3 गुना तो समय लेता है, साथ ही साथ इनका प्रयोग किसी को चिल्लाने, गरजने, हल्ला करने के लिए हम लोग करते हैं। एक्चुअली में प्लुत स्वर दीर्घ स्वर ही है। दीर्घ स्वर ही क्या है? आपका प्लुत स्वर है ना? जैसे याद किए राम, यहाँ पे बीच में एस जैसा आपको लग रहा है, इस चिन्ह को बोलते हैं प्लुत चिन्ह। इन चिन्हों को बोलते हैं प्लुत चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? प्लुत चिन्ह बोलते हैं, है ना? तो राम, इसका अर्थ क्या हुआ? राम नाम का कोई व्यक्ति है ना? उनको हम दूर से गरज रहे हैं राम, तो हम लोग रा जो आकर लगा हुआ है उसको लंबे समय तक प्रयोग में लाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं।
कोई दिक्कत किन्हीं को समझ में यहाँ तक आ रही है? अब हम लोग दो आधार पे कंप्लीट कर लिए। पहला था उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा हम लोग चर्चा किए उच्चारण काल के आधार पे। और भी कई आधारों पर होता है ना, या आपका जीभ के प्रयोग के आधार पे, होठों के स्थिति के आधार पे होता है ना। उसके बाद व्यंजन पे आएंगे, तो ये सारा चीज हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। समझ में आ रहा है तो अवश्य लाइक कर दें। चलिए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं जीभ और होठों के आधार पर। ये लास्ट पॉइंट, जीभ के आधार पर सबसे पहले जीभ जो हमारा है, ये जो जी है, इनके आधार पर याद रखिएगा कुछ स्वर ऐसा होता है जिसमें जीभ का अगला भाग काम करता है। जिसमें जीभ का कौन सा भाग काम करता है मित्रों? अगला भाग काम करता है। तो जिसमें जीभ का अगला भाग काम करे ना, उसको बोलते हैं अग्र। उसको क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। जैसे आप ई अ, ये चारों वर्ण ऐसे हैं जिनमें जीभ का अगले भाग काम करते हैं। जीभ के अगला भाग काम करता है तो अग्र स्वर बोलते हैं इनको। कौन सा स्वर बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जीभ का कौन सा भाग काम कर रहा है? आगे